जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची। पहले हम जान लेते हैं कि अनुसूची होता क्या है। जैसे में आप मान लीजिए कि आपके पास में एक बुक है और बुक है, तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने एक पाठ्यक्रम देखा होगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या कि एवरेज, परसेंटेज, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क। तो आपको जो सा भी चैप्टर पढ़ना हो तो वो आपको वहां पे लिखा हुआ रहता है कि फलना चैप्टर आपको फलना पेज में मिल जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे में हमारे देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून चाहिए ना, तो उस नियम कानून को चलाने के लिए जहां पे जो लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग संविधान बोलते हैं। तो संविधान एक तरह से क्या है, किताब है। और उसमें क्या किया गया है कि देश के नियम और कानून सबको क्या किया गया है, लिखा गया है, ताकि कोई भी आदमी मनमानी ढंग से काम ना करे, इसी किताब के अनुकूल चले। ठीक है, तो किताब तो बहुत मोटा हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि देश के नियम कानून सब एक एक चीज उसमें लिखा गया है। तो कहिए कि हाँ काफी तो मोटा हो गया होगा। अब जब काफी मोटा हो गया है तो उसको अगर किसी चीज को हमें खोजना है तो क्या पेजा पलटते रहेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या किया गया है कि अनुसूची का निर्माण किया गया है। ठीक है, जैसे में अभी हमने बताया कि पाठ्यक्रम को आप जब खोजते हैं तो आपको जल्दी में खोजने के लिए क्या करते हैं कि फलना चैप्टर फलना पेज में आपको मिल जाएगा, ऐसा करते हैं ना। तो उसी तरीके से क्या किया गया है कि हमारे संविधान में जो नियम कानून है, जो कोई का चीज कहां पे लिखा हुआ होगा वो सभी चीज अनुसूची में डाल दिया गया है। एक तरह से पाठ्यक्रम के जैसा है। समझ में आ गया कि अनुसूची क्या है। सो चलिए अब तो हम बताते हैं यार कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, अब बताते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था तो देखिएगा, बताने चलते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी की बात है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। यानी आंशिक रूप से कहने का मतलब क्या होता है कि उस दिन पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, यानी कुछ आर्टिकल को सिर्फ लागू किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करते हैं तो पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जितना भी आर्टिकल जो था वो सभी को सभी लागू कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ 16 आर्टिकल को ही लागू किया जाता है, यानी आंशिक रूप से तो कह सकते हैं। चलिए ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 गो अनुसूचियां था। कितना अनुसूची था, तो 8 गो अनुसूची था। तो अभी कितना है, तो अभी 12 अनुसूची है। तो कहिए कि 4 गो तो ऐड किया गया है, इसका मतलब तो हाँ बिल्कुल ऐड किया गया है। तब वही जो ऐड किया गया है उसको देख लेते हैं कि 4 गो कौन कौन ऐड किया गया है। सो ठीक है, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं, या आपको स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, चलिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये पहली अनुसूची में क्या किया गया है, क्या लिखा गया है पहली अनुसूची में, तो पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है, तो इसका कहने का मतलब हो गया संघ मतलब कि केंद्र सरकार की अगर बात कर रहे हैं, या इस तरह से भी आप ले सकते हैं, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी आप ले सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सीधे नियुक्त किया जाता है। और राज्य क्षेत्र में तो आप समझ ही गए कि लोकल गवर्नमेंट भी वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है। तो चलिए वो चीज नहीं बताना है हमें, हमें बताना क्या है कि संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद में राज्य जो आप जानते हैं, जैसे में बिहार है, यूपी है, ये सभी चीज का चर्चा आपको कहां किया गया है, तो आर्टिकल बोल दिया, शेड्यूल 1 में किया गया है। यानी अनुसूची 1 में क्या बोला गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा अनुसूची पे चलते हैं। दूसरा और तीसरा में देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए। अगर कोई भी आप काम करने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते कितना पैसा दीजिएगा या कितना पेमेंट है। ठीक है, तो बस वही बात है, भारतीय पदाधिकारियों के सब इसमें वेतन की बात किया गया है। अब भारतीय पदाधिकारियों कौन कौन आ जाएंगे, जैसे में हम बताते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आ गया, ठीक है, उपाध्यक्ष आ गया, विधानसभा के स्पीकर आ गया, ठीक है, उप स्पीकर आ गया जिसको डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं, महान्यायवादी आ गए। ये सभी जितने जो और आदि, ये सभी के इसमें क्या किया गया है, वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं तीसरा, पहले पैसा उसके बाद ना शपथ लिया जाएगा। और ये सभी जो अभी हमने जो पदाधिकारी को बताया, वो सभी पदाधिकारी क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो ये शेड्यूल 3 के तहत, तो शेड्यूल 3 में क्या बोला गया है कि शपथ, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी इसमें शपथ लेंगे। अब एक बात हम और बताते चलते हैं, तो क्या राष्ट्रपति इसमें ऐड होंगे। देखिएगा, राष्ट्रपति ऐड करने के लिए इसमें अलग से आर्टिकल, आपको पता होगा कि आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो जो आर्टिकल, ये शेड्यूल 3 में जो है ना, ये भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो ऐड नहीं किया गया है।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सभी को तो पता है कि यार 3 में तो शपथ दिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या नहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा राष्ट्रपति इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 3 में तो हो गया। अगर बात करते हैं चौथे की चौथी अनुसूची में क्या चर्चा किया गया है, तो जैसे में आप सुनते होंगे कि जितने भी जो राज्य हैं भारत में, जो जितने भी राज्य हैं उसको राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है इसके बारे में आपको बताने के लिए रहता है। तो वो कौन से अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है, राज्यों का राज्यसभा में सीटों कितना दिया जाएगा, तो आर्टिकल शेड्यूल कितने में, तो 4 में। कौन सा शेड्यूल में, तो शेड्यूल 4 में बोला गया है कि राज्यों का राज्यसभा में कितना सीट होगा, वो किसने बोला गया है, तो शेड्यूल 4 में बोला गया है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5वां जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है जिसमें एससी और एसटी, एससी एसटी कहने का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, और ये अनुसूचित जनजाति, ये के प्रशासक से संबंधित है। यानी जितने भी जो राज्य में है, जो जहां पे एससी है और फिर एसटी है, उसके प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वो किसमें किए जाएंगे, तो ये शेड्यूल 5 में किए जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज इसमें और ऐड किया गया है क्या, कि जैसे में अब ये एससी एसटी के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति खनन करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे में प्राइवेट व्यक्ति कोई खनन कर रहा है, कोई कंपनी खनन कर रही है, ठीक है, तो इसे ये शेड्यूल 5 के तहत इसे अमान्य माना जाएगा। जैसे में आप मान करके चलिए कि ये राज्य है असम, ठीक है, मान के चलिए ये असम है, ठीक है, और जब असम है तो असम के क्षेत्र में ये एससी एसटी के क्षेत्र है और वहां पे खनन किया जा रहा है, ठीक है, और जब खनन किया जा रहा है तो ये शेड्यूल 5 के तहत इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एससी एसटी के क्षेत्र में आप जा करके इस तरह से आप खनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है, हमने ये बोला है, ठीक है। तो ये शेड्यूल किसके तहत, तो ये 5 के तहत। अब देखिएगा छठा क्या पूछा गया है, ठीक है। छठा की अगर हम बात करते हैं तो छठा में क्या बोला गया है कि 4 गो राज्य है, कौन कौन है, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका एक ट्रिक क्या है, मित्री में सम, ठीक है, ये मित्री में सम, मी से मिजोरम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में ती से त्रिपुरा हो गया, फिर उसके बाद में मे से मेघालय हो गया, और सम से क्या हो जाएगा, असम हो गया। ये सभी जो राज्य है इसमें एसटी, ध्यान दीजिएगा, एसटी यानी जनजातीय के बारे में बोला गया है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बोला गया, अनुसूचित जाति नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 को जो राज्य है ये पूछा जाता है, कौन कौन है, तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। इसीलिए हमने ये ट्रिक बना दिया ताकि अभी तो याद हो जाते हैं लड़कन को, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि भूल जाते हैं कि पता ना कौन था और कौन नहीं था। तो अब एक छोटा सा ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा कि मित्री में सम, ये सभी शेड्यूल 4 में इसका चर्चा किया गया है। कहां, तो एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यहां तक तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया है कि 7वां अनुसूची क्या है, तो 7वां अनुसूची में बताया गया है कि जैसे में आप राज्य सूची के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में आप किसके एक केंद्र सूची के बारे में जानते हैं, जिसको आप संघ सूची भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि इसका चर्चा यानी शेड्यूल 7 में किसका चर्चा किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और फिर उसके बाद में किसका, संघ सूची। ये सभी का चर्चा किसमें किया गया है, तो बोलिएगा कि शेड्यूल 7 में चर्चा किया गया है। अब देखिए शेड्यूल 7 में जो चर्चा किया गया है तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि राज्य सूची के तहत क्या क्या आता है, फिर समवर्ती सूची के तहत क्या क्या आता है, फिर उसके बाद में संघ सूची के तहत क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे बताते चलते हैं, काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में आप घूमता रहता है ये सब क्वेश्चन। देखिएगा अगर राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची कहने का मतलब क्या होता है कि यानी राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाएंगे वो राज्य सरकार बनाएगा। जैसे कि अगर बिहार की अगर बात करते हैं तो राज्य सूची का कोई विषय दिया गया है तो किस किस चीज पर राज्य होगी कानून बना सकती है, यही चीज के बारे में चर्चा किया गया है। अगर बात करें ये संघ सूची का तो ये किस किस चीज पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सरकार ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची का तो समवर्ती सूची में वे आते हैं कि जैसे में राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, फिर उसके बाद में केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा
अब देखिएगा ये राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो कारागार, आप सुने जेल के बारे में सुने, कारागार की अगर बात करते हैं तो ये कारागार किस सूची के अंतर्गत में आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। ठीक है, बात करते हैं भूमि सुधार की, बात करते हैं तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत में आता है, तो कहिए कि राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। फिर उसके बाद में गैस की अगर बात करते हैं तो ये गैस किसके अंतर्गत में आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। अगर बात करते हैं ये कृषि की, तो ये कृषि किसके अंतर्गत में आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसको प्रति व्यक्ति आय भी तो बोलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत में आता है, तो वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। और बात करते हैं तो लोक स्वास्थ्य, ठीक है, लोक स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो लोक स्वास्थ्य किसके अंतर्गत में आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। स्वच्छता की अगर बात करते हैं तो स्वच्छता किसके अंतर्गत में आता है, तो स्वच्छता आता है राज्य सूची के अंतर्गत में। और भी आते हैं, लेकिन इतना काफी ज्यादा जो पूछा जाता है, ये सब जो बुक में जो दिया गया है वो हम आपके सामने रखने का कोशिश किया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो कारागार आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, गैस आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, भूमि सुधार आ जाएगा, लोक स्वास्थ्य आ जाएगा, स्वच्छता आ जाएगा। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या होता है कि जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो वो किस किस पर कानून बना सकती है। अब जैसे में हम बताते हैं परिवार नियोजन की अगर बात करते हैं तो ये परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, ये परिवार नियोजन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, आर्थिक नियोजन की अगर बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन, ठीक है, ये आर्थिक नियोजन की अगर बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन पे कौन कौन केंद्र सरकार भी बना सकती है, फिर उसके बाद में अब राज्य सरकार भी बना सकती है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात आप करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर जो कानून बनाने की अगर बात है तो वो कौन कौन सा बना सकता है, तो ये केंद्र सरकार भी बना सकता है और कौन कौन बना सकता है, ये राज्य सरकार भी बना सकता है। तो देखिएगा यहां तक तो अभी कोई दिक्कत है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ये विवाह की, ठीक है, ये विवाह पर भी कौन बना सकता है, तो यही बना सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इतना चीज आपको इस पे पूछा जाता है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इस पे संघ सूची पे कि संघ सूची पर कौन कौन, यानी संघ सूची पर सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से विषय पर ये कानून बना सकता है वो हम बात बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा रेडियो, ठीक है, रेडियो, फिर उसके बाद में टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन। अब रक्षा की अगर बात करते हैं तो ये रक्षा, फिर उसके बाद में बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग, फिर उसकी अगर बात करते हैं तो फिर रेल को देख लीजिए, रेल देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर रेल तो यहाँ संघ सूची के अंतर्गत में आता है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की अगर बात करते हैं तो ये रेलवे पुलिस जो आता है, ये रेलवे पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये ज्यादा पूछा जा सकता है। देखिएगा रेलवे तो किस सूची के अंतर्गत में आ रहा है, संघ सूची के अंतर्गत में आ रहा है, लेकिन रेलवे जो पुलिस होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अब दो चीज और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची में एक है वन, क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, समवर्ती सूची में एक क्या है, वन, क्या है, वन, और एक क्या है, शिक्षा। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वन और शिक्षा जो है ये किसके अंतर्गत में आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। ठीक है, पहले ये दोनों कहां पे था, तो पहले ये दोनों था राज्य सूची के अंतर्गत में, लेकिन इसको राज्य सूची का जिम्मा ना देते हुए इसे महत्वपूर्णता को देखते हुए इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है तो उस पर सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर थोप के छोड़ दे तो ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा को कब कर दिया गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये बन जाते हैं आपको कि वन और शिक्षा को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन होता है, तो कहिए कि 42वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, 1976 ईस्वी में। और उसके तहत क्या किया जाता है कि वन और शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके कहां पे ला दिया जाता है, तो समवर्ती सूची में ला दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़े। अब देखिएगा हमने क्या देखा, बैंकिंग सेवा देखा, फिर उसके बाद में हम क्या देखा, ये अब हम बात कर रहे हैं किसका, संघ सूची में। फिर उसके बाद में बीमा, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत में आते हैं, तो ये सभी के सभी आते हैं, ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं। देखिएगा 7वां शेड्यूल में इतना सब था, इतना चीज हमने बता दिया। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं 8वां अनुसूची की, ठीक है, अब आ जाइए 8वां अनुसूची। तो जो 8वां अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है कि भारत में जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो भाषा बोले जाते हैं वो कैमे अनुसूची में है, तो वो 8वें अनुसूची में है। तो 8वें अनुसूची में है, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय भाषा कितना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय यानी मूल भाषा की अगर बात करें, मूल रूप से भाषा, तो उस समय कितना था, तो 14 भाषा लागू हुआ था। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने भाषा को मान्यता दिया गया था, 14 भाषा को मान्यता दिया गया था। ठीक है, जैसे में आप सुनते होंगे कि ये भोजपुरी को ये 8वां शेड्यूल में रखने की बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है अब समझ में आ जाता है ना। अब समझिएगा, क्योंकि भारत सरकार इसको मान्यता दे रही है उस भाषा को, ठीक है, ऑफिशियल यानी उस संसद में भी उस तरीके से हम भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, इसीलिए बात किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भारत सरकार ने इस भाषा को मान्यता दिया है। अभी क्या भोजपुरी को भारत सरकार मान्यता दिया है, तो बिल्कुल नहीं है, हमारा संविधान मान्यता उस भाषा को नहीं देती है। आप भलुक बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन मगही को भी ऐसा भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी समझ में आ गया कि क्यों 8वां अनुसूची में रखने की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कितने भाषा थे, मूल रूप से 14 भाषा थे, तो अभी कितने भाषा है, तो अभी तो 22 भाषा है। तो आप खुद बताइएगा, तो इसका मतलब 8 भाषा और ही जोड़ा गया है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल जोड़ा गया, तब तो 22 आ रहा है। आखिर 22 आया कैसे, 8 भाषा तो और जोड़ा हो गया। तब ये पूछा जाएगा कि भाषा कौन कौन सा कैमा संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा जाता है। चलिए देख लेते हैं एक बार, तो क्या इस तरफ मिटा दे, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे। देखिएगा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं। अब देखिएगा, ताकि इस साइड में हम आपको भाषा के बारे में बताते चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे में हम बात करते हैं कि 21वां संविधान संशोधन होता है, तो कहिए कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो कब होता है, तो ये होता है 1967 ईस्वी में। कब होता है, ये पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन कब होता है, तो कहिए कि 1967 ईस्वी में होता है, जिसमें से सिंधी भाषा को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो अब खुद बताइए 14 से कितना हो गया, 15 हो गया। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 ईस्वी में, उसके बाद में ऐड कर दिया जाता है, तो कैमा हो गया, के गो भाषा हो गया, 15 गो हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, फिर आगे चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है। 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और कब होता है, तो 1992 ईस्वी में होता है। तो इसमें कौन कौन से भाषा जोड़े जाते हैं, देखिएगा, नहीं याद होते हैं तो हम बताते हैं, ठीक है ना। कॉमन याद कर रखिए, याद करने का एक तरीका क्या है, कॉमन है। देखिए कॉमन से ही निकल गया, ठीक है ना। कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। फिर उसके बाद में मणिपुरी, फिर उसके बाद में नेपाली। ये कॉमन है कि नहीं, कॉमन है कि नहीं है, तो बिल्कुल कॉमन है। देखिएगा कॉमन, कॉमन नेपाली, समझ में आ गया। यानी 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, और उसके तहत 3 भाषा को ऐड किया जाता है। कौन कौन सा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो और, ठीक है ना, एक होता है 92वां संविधान संशोधन, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो ये कब होता है, तो 2003 में होता है, ठीक है। अब ये 2003 में जब होता है, तब कितने भाषा इसमें जोड़े गए, तो अब बताते हैं इसमें कौन कौन सा जोड़ा जाता है। बोडो, फिर ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली, फिर उसके बाद में संथाली, ये सभी भाषा जो जोड़ा जाता है कैमे संविधान संशोधन के तहत। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है, 2003 में होता है, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब खुद आप जोड़ करके देख लीजिए कि आपके साथ में 22 भाषा एकदम प्रेजेंट होंगे अभी के अभी, ठीक है। समझ में आ गया, तो कौन कौन सा संविधान संशोधन होता है, कौन कौन सा संविधान के तहत में इसको जोड़ दिया जाता है। 8 शेड्यूल तक तो कंप्लीट हो गया, तो हाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 9वें संविधान संशोधन के तहत में, ये 9वां शेड्यूल की तरफ चलते हैं। तो चलिए 9वां शेड्यूल क्या बोला गया है। 9वां शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं कि जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था, तो आजाद कब होता है, तो 1947 में आजाद होता है। तो 1947 में आजाद होता है, तो उस समय क्या था ना कि कई जो राजे रजवाड़े जो थे, यानी कई लोगों के पास में बहुत ज्यादा 200-200 बीघा, 5500 बीघा, 1000 बीघा,
जमीन है, लेकिन किसी के पास में कुछ जमीन नहीं है, एकदम शून्य बड़ा सन्नाटा, पृथ्वी गोल है, वो उसके यहाँ मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी मिलता है उसी में वो अपना लालन पालन करता है। ये कब की हम बात बता रहे हैं, तो 1947 की बात बता रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय भारत सरकार के पास में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि छोटे से, जैसे में कम ही व्यक्ति के पास में क्या है, परिवार का, ये समाज का बहुत ज्यादा जमीन एक ही व्यक्ति के पास में है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति के पास में मात्र छोटा सा जमीन है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत से नियम कानून लेकर के आए थे, ठीक है। तो बहुत से नियम कानून लेकर के आए थे, तो इसको कहा गया अगर हम इसकी जमीन को, जैसे में आप मान लीजिए कि ये सेठ जी है, ठीक है। अब ये सेठ जी के पास में 1000 बीघा जमीन है। अब ये बेचारा जो है, ये मुंह लटकाए हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेचारा के पास में 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। तो अब इसके पास में 1000 बीघा जमीन है, इसके पास में 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। तो क्या ये समाज में समानता है? तो कोई बिल्कुल समानता नहीं है। तो उस समय क्या किया गया कि जब चकबंदी, हदबंदी ये सब पढ़ते होंगे ना, तो ये इसी के तहत में आएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक संशोधन किया जाता है, कोयमा संशोधन किया जाता है, पहला संविधान संशोधन किया जाता है। और पहला संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है कि 9वां शेड्यूल को जोड़ दिया जाता है। यानी पूछा जाएगा कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है 1951 में हो गया, ठीक है। 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन होता है और पहला संविधान संशोधन होता है और एक अनुसूची जोड़ी जाती है। उस अनुसूची का नाम क्या है? 9वां अनुसूची। तो ये किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था कि 9वां अनुसूची में अगर कोई भी विषय को हम डाल देंगे तो उसमें क्या किया जाएगा कि वो न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। इसीलिए क्यों, अब हम बताते हैं। अब जैसे में मान लीजिएगा कि मंगरू लाल के पास में, ये जो मंगरू लाल है इसके पास में 1000 बीघा जमीन है, लेकिन ये आप जो मुंह लटकाए हुए हैं इसके पास में 1 कट्ठा जमीन नहीं है। तो उस समय आप सुने होंगे कि जो व्यक्ति खेती जो करता था किसी दूसरे व्यक्ति का, जब खेती करता था तो जो उस समय डीएम जो होते थे ना, वो जाते थे कहाँ? खेत में, और इसके नाम से बोलते थे कि बोल तुमको लिख देते हैं। यानी ये जबरदस्ती उस समय जमीन लिखाया जाता था। समझ में आ गया ना कि क्यों लिखा जाता जमीन? क्योंकि इसके पास में 1000 बीघा और इसके पास में मुंह जो लटकाया हुआ है 1 कट्ठा नहीं। तो समाज में समानता लाने के लिए जबरदस्ती जमीन लिखाया जाता था। तो अब फिर भी ये बेचारा क्या करता था? नहीं लिखवाता था। क्यों? इसे डर है कि मालिक हमको मार देगा। आप तो अभी लिख करके चले जाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमको लपेट देगा, तब हम क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या होता है, अब ये व्यक्ति तो न्यायालय में भी जाकर के चुनौती देगा, क्योंकि देखिए 1000 बीघा जमीन है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो ये भी न्यायालय में भी जाएगा। तो न्यायालय में जाएगा तो इसीलिए पहले ही संविधान संशोधन कर करके क्या बोल दिया जाता है कि 9वां अनुसूची में जो भी जो है आएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। क्या बोल दिया गया कि 9वां अनुसूची में जो भी चीज आएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार इसकी जमीन को इसको में बांट भी दे तो ये व्यक्ति न्यायालय में जाए, क्योंकि पहले ही संशोधन कर दिया गया है कि 9वां अनुसूची में जो भी चीज है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो ये व्यक्ति कहां जाएगा? समझ में आ गया? माजरा समझ में आया कि कैसे कैसे थे, क्यों किया गया था। सो देखिएगा, रीजन पर चलिए, ठीक है। तो 9वां अनुसूची में क्या किया गया है? भूमि सुधार से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो कैमा संविधान संशोधन होता है? पहला संविधान संशोधन होता है 1951 ईस्वी में, जिसके तहत 9वां अनुसूची को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है। मामला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब हमें देखिएगा 10वां अनुसूची की अगर बात करते हैं तो 10वां अनुसूची में क्या किया गया है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब ये दल बदल क्या होता है? तो देखिएगा, दल बदल कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे में आप मान करके चलिएगा क्या कि अगर मान लीजिए कि ये जेडीयू है, ठीक है, जेडीयू है और ये क्या है? बीजेपी है, ठीक है। अब ये बीजेपी क्या करती है, जैसे में वीआईपी एक पार्टी थी, तो वीआईपी पार्टी क्या थी कि मात्र कम सीट था, 5-6 सीट के आसपास में ही क्या था, ये बिहार में इसका विधायक था, ठीक है। अब ये क्या करता है ना कि बीजेपी, जैसे में क्या होता है कि दल बदल, ये पार्टी के विधायक, मान लीजिए कि ये पार्टी के विधायक कितने गए हैं? तो 6 गो विधायक है। मान लीजिए कि 8 गो विधायक है, मान के चलिए कि 8 गो विधायक है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या होते हैं कि अब ये 8 गो विधायक है, अब ये अपना विधायक जितना है ये अपना पार्टी से टूट करके इधर ना आ जाए, या बीजेपी में नहीं आ जाए, या फिर ये जेडीयू में ना आ जाए। इसके लिए एक प्रावधान किया गया, क्योंकि पहले ऐसा होता था, अगर ये 8 गो विधायक है ना तो ये अपना विधायक बन क्या करता था कि दो चार गो जिसका मन किया वो जेडीयू में चला आया और जिसका मन किया वो बीजेपी में चला आया, ठीक है। ऐसे पहले होता था, ठीक है। तब इसके लिए क्या, अब देखिएगा, आप खुद सोच करके देखिए कि सरकार चल रही है, अब 2-4 गो विधायक को तो तोड़ना आराम की बात है। अब विधायक को धमकी दे देगा
कि तुमको हम जान से मार देंगे या तुमको परिवार को मार देंगे, तो बेचारा चलेगा इधर। तब ये क्या किया गया कि एक, अब देखिएगा राजनीतिक में तो स्थिरता नहीं रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मान के चलिएगा कि विधायक से मात्र 1-2 बहुमत ही आगे है, तब क्या कर सकता है, तो तब क्या कर सकता है, तो इसको विधायक को कोई डराए धमकाए नहीं या इधर से उधर न जाए, तो उसके लिए क्या कर सकता है, तो उसके लिए एक प्रावधान आया दल बदल अधिनियम। अब दल बदल अधिनियम में क्या था ना कि 1-2 व्यक्ति जब जाएगा ना, तब उसकी सदस्यता को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब जब तक 2/3 व्यक्ति नहीं चला जाता है, यानी अब देखिएगा, यानी उस पार्टी का 2/3 सदस्य, कहने का मतलब क्या हो गया था, 3 में से 2 व्यक्ति। अब देखिएगा हमने भी क्या बोला कि वीआईपी के पास में कितना है, विधायक में 8 गो विधायक है, ठीक है। अब 8 का 2/3 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब 2/3 निकाल लीजिए तो कितना आ गया, 16/3। अब 16/3 लगभग 5 गो आप मान करके चलिए, लगभग 5 गो मान करके चलिए। अब ये 8 गो में से 5 विधायक अगर चल जाता है, तब इसको दल बदल नहीं माना जाएगा, इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर यही 8 में से 1 गो भी जाता है या 2 गो भी जाता है या 3 गो भी जाता है या 4 गो भी जाता है, तो इसको दल बदल माना जाएगा और ये दल बदल के तहत में इसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा, ये विधायक ये नहीं रहेगा। समझ में आ गया दल बदल क्या था, जो दल बदल समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, अब देखिएगा, तो अब क्या था कि ये जोड़ा कब गया, तो जोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो ये जोड़ा गया था कब, तो 52वां संविधान संशोधन होता है। तो पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन आखिर होता कब है, तो होता है कब होता है, तो देखिएगा बताते हैं 52वां संविधान संशोधन कब होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1985 ईस्वी में होता है। और उसके तहत में क्या होता है कि दल बदल अधिनियम को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी दल बदल अधिनियम यानी कैमा अनुसूची को जोड़ा जाता है। 52वां संविधान संशोधन हो रहा है 1985 ईस्वी में, जिसमें से एक अनुसूची को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और उस अनुसूची में क्या है प्रावधान, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान उसमें किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 11वां शेड्यूल। अब 11वां शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज की बात किया गया है, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात किया गया है। जैसे में आप मुखिया के नाम सुने होंगे, ठीक है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, ये पंचायती राज के अंतर्गत में ही समाते हैं। तो इसको क्या किया गया था कि इसको क्या किया गया था कि एक संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो बोलिए कि 73वां संविधान संशोधन होता है, इस तरफ हम लिखते हैं, ठीक है। केमा संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है। तो कब होता है, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में होता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 ईस्वी में होता है, जिसमें से एक अनुसूची क्या जोड़ा गया है, 11वां अनुसूची को जोड़ा गया है। अब ये 11वां अनुसूची में क्या प्रावधान थे, पंचायती राज के प्रावधान थे। अब पंचायती राज में तो आपको पता ही है कि मुखिया वगैरह हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, ये सब जो आप जानते हैं ना, ये पंचायती राज के अंतर्गत में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पंचायती राज में जो दिए गए हैं, तो पंचायती राज में जो प्रधान जो होता है, जिसको कहीं कहीं मुखिया बोला जाता है और कहीं कहीं प्रधान भी बोला जाता है, तो जब वो जो है इसमें कितने विषय पर ये अपना नियम कानून बना सकता है, तो इसमें विषय की अगर बात करते हैं तो इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय पर वो काम कर सकता है, जैसे मैं स्वच्छता की बात करते हैं इस पे भी काम कर सकता है, फिर उसके बाद मेला की अगर बात करते हैं तो इस पे भी काम कर सकता है। ये कौन काम करता है, ये पंचायती राज जो 11वां अनुसूची में दिया गया है। कब हो गया था, तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें 11वां सूची को किया जाता है, जोड़ा जाता है। कितने विषय हैं, तो कहिएगा कि 29 को विषय है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा एक अनुसूची और लास्ट अनुसूची है, ठीक है। ये कब होता है कि 74वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन हो रहा है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है। कब, तो 1992 ईस्वी में ही होता है, ठीक है। अब 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 ईस्वी में, ठीक है। और एक अनुसूची को जोड़ा जाता है, वो है कौन, तो 12वां अनुसूची। और 12वां अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तो नगरपालिका का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, तो नगरपालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा नगर पालिका में जैसे आप मेयर के सुनते हैं, तो ये सभी जो चुनाव होते हैं इसके अंतर्गत में ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विषय की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कितने विषय का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 18 विषय का प्रावधान किया गया है। कितने विषय का प्रावधान किया गया है, तो 18 विषय का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया।
तो देखिएगा ये सब अनुसूची एक वीडियो में हम खत्म किया है, ठीक है। और जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें से आपको ये एक क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ कमियां होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम उस पर हम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।